हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट के आंसर की। जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आगे वाले एग्जाम के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम दबाए। पहला क्वेश्चन हमारा, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो जो आत्मा का विज्ञान है उसको क्या दर्शन शास्त्र को कहा जाता है, या फिर प्राणी शास्त्र को कहा जाता है, या फिर भूगर्भ विज्ञान को कहा जाता है, या फिर मनोविज्ञान को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मनोविज्ञान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आत्मा है वो हमारी मन से ही संबंधित है। आखिर आत्मा है क्या? आखिर जो हमारा मन है उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं, क्योंकि आखिर सोचते तो हम लोग मन से ही हैं। कोई भी हम लोग चीज अपने दिमाग में बनाते हैं वो सब मन से ही बनाते हैं। तो इसीलिए आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया है। दूसरी बात है, जो भूगर्भ विज्ञान है उसे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आगे है प्राणी शास्त्र, उसका भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और दर्शन शास्त्र, दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का मन से संबंध है, लेकिन सबसे सही जब आंसर आएगा तो आप मनोविज्ञान ही लगा के आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ भी मनोविज्ञान रहे हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता कहा था? वो थे महात्मा गांधी, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर मौलाना आजाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय एकता किस राष्ट्रीय एकता, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता कहा था उन्होंने। आगे देखते हैं, खेल प्रणाली के जन्मदाता। खेल प्रणाली आप लोगों ने बहुत बहुत पढ़ा होगा, बार बार। इसके जन्मदाता फ्रोबेल हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जीन पियाजे और वाइगोस्की से पढ़ते हैं, और टर्मर एंड मिलर ये सब नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिए, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और वाइगोस्की ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, अगर आपको पता हो। आगे देखते हैं, विद्यार्थी शिक्षक के माध्य कैसे संबंध होना चाहिए? मध्य हो यहाँ पे होना चाहिए। तो शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? क्या आप डरा के रखेंगे बच्चों को, या फिर कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या फिर पिता या शिशु जैसा संबंध होना चाहिए, या एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या फिर पूर्णतः शिष्य जैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें पिता और शिशु जैसा संबंध होना चाहिए। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो पिता है वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप उसे शिष्य समझेंगे तब भी आप इतना प्यार नहीं करेंगे। आप देखते ही होंगे कैसे सरकारी स्कूलों में टीचर बच्चों से अपने पैर दबा रहे होते हैं। और इसके अलावा एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनकी जो पर्सनल परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ, उसको भी आप बैठ के सुन सकते हैं। और ए नंबर में क्या दिया? कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अगर छात्र ने गलत उत्तर दे दिया तो क्या करेंगे आप? उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं डांटेंगे, हटाओ इसे। उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रेशर तो बनाना ही नहीं बच्चों के ऊपर। छात्र को दंड देना, दंड नहीं देना, मारना पीटना नहीं है। छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? छात्र को सही उत्तर बताएंगे, पहले उसे समझाएंगे और उसके बाद उससे कहेंगे सही उत्तर ये है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आगे वाले एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आंसर जो होगा वो इसी से संबंधित आगे पीछे होगा, तो वो आपको अपनी समझ लगानी है वहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आगे देखते हैं, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? तो जो बालक होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? मोस्ट ऑफ द हम लोग प्राइमरी में फोकस करते हैं, कक्षा 1 से 5 में। तो कौन सी विधि है? क्या व्याख्यान विधि है? मतलब व्याख्या तो बड़ी क्लासों में होता है, तो बालकों के लिए विधि सही होगी? नहीं होगी। दूसरी क्या है? प्रदर्शन विधि, दिखा दिखा के पढ़ाएंगे, हाँ ये सही हो सकती है। तीसरी क्या है? लेखन, लिखवाना है लेकिन इतना नहीं लिखवाना है कि उसे सही मान लिया जाए। या फिर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो है नहीं, क्योंकि ऊपर वाली दो गलत हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन विधि है वो बिल्कुल सही होगी बालकों के लिए। बालक छोटे होते हैं तो उन्हें दिखा दिखा के पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेशन। ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि जो पूर्व विचार है उसमें नए विचारों का जुड़ना क्या कहलाता है? क्या वो समायोजन होता है, या फिर वो उत्तर समायोजन होता है, या फिर निर्माण होता है? अब नई चीज कोई जुड़ रही है तो उसे निर्माण तो नहीं कहेंगे हम लोग। जो पुरानी पहले चीज है उसमें नया ऐड कर रहे हैं, तो ये निर्माण नहीं हुआ। निर्माण तो स्टार्टिंग से होता है, शुरुआत से होता है। उत्तर समायोजन, बीच में कोई समायोजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद
समायोजन की बात करी गई है कि लेकिन समायोजन तब होता है जब हम लोग किसी चीज़ को, अगर हम लोगों को पुरानी कोई चीज़ पता है उसमें नई चीज़ हम लोग जोड़ रहे हैं, तो उसे कहेंगे समायोजन। तो ये भी नहीं होगा। इसमें लिखा है पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेशन, उसे क्या कहते हैं? सात्मीकरण। सात्मीकरण माने जोड़ लेना, किसी पुराने विचार को नए विचार से जोड़ लेना, तो उसे सात्मीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है? समाज को बताया है, या फिर छात्रावास को बताया है, या फिर विद्यालय को बताया है, या फिर घर को बताया है? तो दोस्तों मैं बार बार बता चुका हूँ कि जैसे ही वाइगोत्स्की आएंगे तो वहाँ पे या तो समाज दिया होगा या संस्कृति दी होगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, समाज पे लगा के आइए। समाज या संस्कृति कुछ भी दिया गया हो, वाइगोत्स्की दिया गया हो, आप तुरंत समाज या संस्कृति में लगा के आएंगे। ये बात में ही बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे देखिए, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? छोटा बालक होता है वो सामाजिकरण कब से स्टार्ट करता है? अब जाहिर सी बात, पहले घर पे होता है। घर कोई समाज नहीं है, घर के परिवार के लोग समाज नहीं कहे जाते हैं। वो आस पड़ोस जाता है, वो स्कूल जाता है, तो वही उसका समाज होता है। तो ये प्रक्रिया किस एज से स्टार्ट होती है? जन्म से स्टार्ट होती है, या पूर्व किशोरावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में? देखिए, जन्म से, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है लोग देखने आते हैं उसे, घर परिवार वालों के साथ रहता है, बाहर जाता है, स्कूल जाने से पहले भी वो बाहर जाता है, लोगों से मिलता है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में तो नहीं होगा, बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। और किशोरावस्था में भी बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में भी बच्चा मतलब भर का बड़ा हो जाता है, वो स्कूल जाने लगता है, बाहर खेलने लगता है। तो वहाँ इसमें क्या पूछा कि कब से प्रारंभ होती है, इस पे बड़ा फोकस करिए। प्रारंभ होती है ये पूछा गया है, ना कि कब से और परिपक्व होती है। तो प्रारंभ तो जन्म से ही होगी, तो हम लोग इसे ही सही करेंगे। आगे देखते हैं, क्या वातावरण व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है? जो हम लोगों का नेचर में डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ का कोई इंसान और चीन का कोई इंसान, उसकी आदतों आदतों में कुछ भिन्नता होगी ना। यहाँ का कोई इंसान अमेरिका या यूके का कोई इंसान, उसकी आदतों में भिन्नता होगी। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्या कारण होता है, और क्या होता है ऐसा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो एक निश्चित नहीं है आंसर, ये तो बिल्कुल गलत कर देंगे। आपको भैया आंसर देना है, ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं है। या फिर हाँ होता है, या फिर नहीं होता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। निश्चित नहीं का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं होता है का कोई मतलब नहीं, होता है का मतलब है। क्योंकि जो नेचर होता है इंसान का, वो हर इंसान का अलग अलग होता है। तो यही चीज़ पूछी गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।